वैसे टॉपिक एक मात्र भवेत् ऋस्व द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेय व्यंजनम च अर्धमात्रकम। वैसे अपन छंद में पढ़ते हैं इसको, परंतु क्या संज्ञा प्रकरण का मतलब वर्ण विचार ही होता है कि किस प्रकार से चीजें संस्कृत में मूव करती है, किस प्रकार से संस्कृत में चीजें अलग अलग होती है। कि भाई कि एक मात्रा जो होगा वो ऋस्व कहलाएगा। वो कौन सा वर्ण माना जाएगा? ऋस्व माना जाएगा। एक मात्रा वाला ऋस्व। द्विमात्रा वाला दीर्घ, ये भी आप नॉर्मल जानते हो कि भाई जो दो मात्रा होगी वो दीर्घ माना जाएगा। त्रिमात्रा वाला प्लुत माना जाएगा। अब व्यंजनम से अर्धमात्रकम, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखी है इसने कि अर्ध डैश डैश दे देगा, लिख देगा आगे अर्धमात्रकम किम अर्धमात्रकम कि ऋस्व दीर्घ प्लुत व्यंजनम, तो व्यंजन कि व्यंजन अर्धमात्रकम होता है यानी आधी मात्रा वाला, यानी आधा वर्ण होता है। कहने का मतलब आधा वर्ण ही व्यंजन कहलाता है। जैसे कि आप लोगों ने, मैं उदाहरण के लिए बता दूं, कै को एक से लिख दिया तो वो व्यंजन नहीं है, उसमें स्वर भी सम्मिलित है, पर इसको अलग कर दिया, आधा कर दिया तो वो कहलाएगा अर्धमात्रकम व्यंजनम। तो जरा से मात्राओं का ज्ञान कराने के लिए कि भाई कि तीन प्रकार की मात्रा होती है, ऋस्व दीर्घ प्लुत, और आधा जो मात्रा होती है वो व्यंजन कहलाता है। एक मात्रा भवेत् ऋस्व, इसको देख लेना, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेय व्यंजनम च अर्धमात्रकम। खासकर इसका ध्यान रखना, व्यंजनम च अर्धमात्रकम, कि किम अर्धमात्रकम अस्ति, व्यंजनम च अर्धमात्रकम अस्ति। तो ये प्रश्न थोड़ा पूछने लायक वो है। फिर अपने सिलेबस में है उदात्त संज्ञा, अनुदात्त संज्ञा और स्वरित संज्ञा। ये अच के साथ होती है तीनों संज्ञाएं, उदात्त संज्ञा भी, अनुदात्त संज्ञा भी और स्वरित संज्ञा भी। कि उच्चई उदात्त है, देखो इसको जरा सा अलग करेंगे अपन तो विसर्ग हो जाएगा रह का स्वरों से। उच्चई उदात्त है, उच्चई उदात्त है यानी उच्च यानी ऊंचे स्वर में बोला जाए वो उदात्त कहलाता है। अब ऊंचे स्वर में किसको बोला जाएगा कि उच्चारण स्थान आगे पढ़ेंगे तो उच्चारण स्थान के बारे में क्या है कि तालवादीसु, तालु आदि उच्चारण स्थानों के ऊर्ध्व भागे, सबसे बड़ी बात है ऊर्ध्व भागे से बोली जाए वो क्या कहलाएगा? उदात्त संज्ञा। उदात्त संज्ञा किसको होगी? ये कह रहा है अजु, अजु यानी अच प्लस उदात्त है। अजु निष्पन्न यानी कि तालवादी भाग से, ऊंचे भाग से निष्पन्न की जाए, बोला जाए, अच उदात्त है, अच वर्णों को उदात्त संज्ञा होगी। अब एक बात यह भी स्पष्ट है कि उदात्त संज्ञा किसको होती है? अच को होती है। कौन से भाग से बोली जाए? ऊर्ध्व भाग से। और अधो भाग से बोली जाए अच को तो वहां होती है अनुदात्त संज्ञा। निश्चय अनुदात्त है, क्योंकि इसको भी अलग करेंगे तो निश्चय विसर्ग हो जाएगा, सूत्र से विसर्ग का र होता है और अनुदात्त है, उस संधि में पढ़ेंगे अपन, विसर्ग संधि में अनुदात्त है, निश्चय अनुदात्त है। कि तालवादीसु सभागेषु अधोभागे निष्पन्न अच अनुदात्त संज्ञा। अधोभाग से बोली जाएगी अनुदात्त संज्ञा, ऊर्ध्व भाग से बोली जाएगी उदात्त संज्ञा। अब समाहार स्वरित है, स्वरित क्या है? स्वरित भी एक उच्चारण स्थान वो माना गया है तो संज्ञा मानी गई स्वरित है। तो स्वरित का जो संज्ञा है वो क्या होगी? समाहार है। समाहार है किसका? उदात्त का और अनुदात्त का। उदात्त और अनुदात्त दोनों का प्रयोग करके जो भाषा बोली जाए, जो संज्ञा होगी वो स्वरित संज्ञा होगी। अब यह है, इसका चिन्ह इस प्रकार से रहेगा और इसका चिन्ह इस प्रकार से। ध्यान देने वाला था, उदात्त संज्ञा, अनुदात्त संज्ञा और स्वरित संज्ञा तीनों संज्ञाओं का वैदिक वाङ्मय में प्रयोग किया गया है। किसमें किया गया है? वैदिक वाङ्मय, लौकिक साहित्य और वैदिक साहित्य। तो ये वैदिक साहित्य में, कहने का मतलब वैदिक साहित्य में इसका प्रयोग किया जाता है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित का। तो एक बात अपन ने ये पहचानी कि उदात्त, अनुदात्त और स्वरित संज्ञा है। उच्चई उदात्त है, उदात्त संज्ञा होगी। तालवादी सभागेषु ऊर्ध्व भागे किसकी होगी? अच की होगी। अनुदात्त संज्ञा किसकी हो गई? तालवादी सभागेषु अधो भाग में अच की होगी। और स्वरित संज्ञा भी अच की होती है
उदात्त और अनुदात्त दोनों के संयोग से बोले जाए वो स्वरित संज्ञा होती है। अपन ये भी देख लिया कि एक मात्रा भवेत्रिस्व, द्विमात्रा दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतुग है। व्यंजनम क्या होता है? अर्धमात्रकम होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। तीन संज्ञा हो गई, उदात्त संज्ञा, अनुदात्त संज्ञा और स्वरित संज्ञा।